नमस्कार साथियों, मैं अवनीश त्रिपाठी एक और वीडियो के साथ आया हूं। इस बार जो वीडियो बना रहा हूं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर आधारित है और तमाम हमारे साथी हमको फ़ोन करके मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भाई भर्ती वाला जो चल रहा था, भर्ती वाली कब प्रक्रिया होगी, उसमें क्या व्यवस्था है और क्यों रुका हुआ है। तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तो उसी पर आधारित ये वीडियो है। और मैं बता देना चाहता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, सीधे सीधे स्पष्ट लिखा हुआ है कि अब बिना अनुमति के संविदा पर कर्मचारी नहीं रख पाएंगे। इसका मतलब ये सीधे सीधे है कि अधिकारियों को आदेश आ गया है कि आप जो है संविदा पे जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से रख रहे थे, उसको अब जब तक आदेश नहीं मुख्यालय का आएगा तब के बाद नहीं रख सकते हैं। मामला ये है कि ये 31 जुलाई का मामला है। 31 जुलाई से सारी भर्तियों पर रोक लग गई है। आउटसोर्सिंग की जो भर्तियां हो रही थी, बीच में कई जगहों पे आउटसोर्सिंग की भर्तियां नहीं हो रही थी और जहां हो रही थी वहां पे रोक लग गया है। कई लोगों का कंप्लेन है कि हमने 1 लाख रुपया दिया है, हमने 1.5 लाख दिया है, हमने इतना पैसा देकर जो है भर्ती किया है और हमारे साथ शोषण हो रहा है। कई जगहों पे कई कर्मचारियों को न गाड़ी मिल रही है, न ड्यूटी मिल रही है। तमाम दिक्कत परेशानी जो है कर्मचारियों के बीच में है, तो वो इस बात को कह रहे हैं और ऊपर तक शिकायत आई है, जिसके नाते तमाम बड़े अधिकारियों ने इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले पर ध्यान दिया है। और अभी फ़िलहाल लगभग 1 से 1.5 महीना हमको, मतलब जो खबरें मिल रही हैं वो तो 6 महीने की है, लेकिन मुझे जहाँ तक अनुमान है कि 2-3 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे इस सारी प्रक्रियाओं को समझने बूझने में। और तब तक 2024 का चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी और हमको नहीं लगता कि फिर इधर भर्ती हो पाएगी। जो भी भर्ती की प्रक्रिया है, अगर 1 महीने के अंदर नहीं होती है, यानी जो आदेश किया गया है और उसको लागू अगर कर देते हैं तो कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर उसी में कुछ बैक डेट में करते हैं, या जैसे कई जगहों पे सुनने में आ रहा है कि बैक डेट पे लोग भर्ती कर रहे हैं, तो अगर ऐसा करते हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर बैक डेट में नहीं करते हैं तो संविदा पर कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे। परिवहन विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कर्मचारी रखे जाते थे ठेका पद्धति के माध्यम से। एक और चीज़ है कि जो आउटसोर्सिंग के कई लड़के हमारे पास पूछ रहे हैं, भैया आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है और आउटसोर्सिंग क्यों रखा गया है। तो उसके लिए मैंने स्पष्ट बताया है कि भाई देखिए, हम लोग भी 16-17 साल से काम कर रहे हैं और हम लोग के द्वारा एक हमारे साथी थे जिन्होंने आरटीआई के तहत मांगा था, आरटीआर के तहत, कि भाई जन सूचना के तहत, कि भाई क्या हम लोग संविदा के लोग हैं जो कभी रेगुलर हो पाएंगे, कभी नियमित हो पाएंगे। तो उसमें स्पष्ट लिख कर आया था कि एक आप आबद्ध मजदूर हैं और आप लोग कभी भी संविदा पर से नियमित नहीं हो पाएंगे, वो भी परिवहन विभाग में। ये उस खुलासा हुआ था और तभी से हम लोग तो मानते हैं, लेकिन तमाम लोग जो भर्ती कर रहे हैं, जो भर्ती प्रक्रिया में लोगों को डरा के, धमका के, या प्यार मोहब्बत से, या कुछ लोग बेरोजगारी के नाते जब इसमें आ रहे हैं, तो उनको ये लग रहा है कि हो सकता है 2 साल बाद हम संविदा से नियमित हो जाएं, हम आउटसोर्सिंग से संविदा हो जाएं, संविदा से हम ऐसे हमको सुविधा मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बीच में अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो संविदा नियमावली की बात जिसमें मैंने कही थी, तो वाकई सच बात है कि नियमावली अगर लागू हो जाएगा तो हमको कम से कम 2-3 फ़ायदे, जो मेडिकल का सुविधा है, हमको संविदा पे कब नियुक्त करते हैं, कब निकाल दिए जाते हैं, तमाम चीज़ें हैं, जैसे इसके आधार पर हमको ड्यूटी कितने दिन घंटे करनी है, कितने दिन करनी है, इन सब सारी चीज़ों की नियमावली सिस्टम बाय सिस्टम जैसे रेगुलर कर्मचारियों का बना हुआ है कि उनको डीआर मिलेगा, उनको सीएल मिलेगा, उनको डीएल मिलेगा, तमाम चीज़ें जो सुविधाएं मिलती हैं, उनका इंसेंटिव मिलता है 10%, चाहे ओवर टाइम मिलता है, ये सारी सुविधाएं संविदा वाले कर्मचारियों को भी मिलेगी। जैसा कि मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि संजय सिंह ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था 2011 में, जिसमें कन्हैया पांडे, जमाल अहमद और प्रदेश के लगभग तमाम नेता, कृपाशंकर और तमाम इलाहाबाद बनारस के चंदन जी हैं, तमाम लोग, ऐसे लोगों ने आंदोलन में भाग लिया था। और उस आंदोलन में हुआ था कि हम लोग को डीआर जब से हम लोग को मिलना शुरू हो गया, रेस्ट मिलना शुरू हो गया। अगर हम 22 दिन ड्यूटी करते हैं तो कम से कम आपको लगभग 7 दिन का सीएल मिलता है। ये सारी सुविधाएं उसी समय से मिलना शुरू हुई थी। लेकिन अभी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो संविदा और आउटसोर्सिंग सबके लिए है। कई जगहों पे जो आउटसोर्सिंग के नए बच्चे हैं बता रहे हैं कि भैया खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, लगेज अगर हम कुछ ला देते हैं तो उसमें भी WT बन जा रहा है। कई जगहों पर एक पेपर में निकला हुआ कि रायबरेली की घटना है, उसमें 73 लोग पकड़े गए हैं, 92,000 रुपये का जुर्माना लगा हुआ है। तो ऐसी भी घटनाएं घट जा रही हैं जो क्या बताया जाए। अब इनकम नहीं आ रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं परिचालक दोषी है। इनकम नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं परिचालक दोषी है। मैं मानता हूं कि परिचालक और चालक दोषी हैं, लेकिन अधिकारी क्या कर रहे हैं? एसी कमरों में बैठ के सोने से नहीं ना होगा। आपको कम से कम बाहर निकलना चाहिए। बाहर जितनी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं आप उनको पकड़ के अंदर कराइए, उनकी सवारी उतार के बाहर दीजिए। अब जाइए, इस समय छोटी छोटी गाड़ियाँ, आर्टिका एक गाड़ी आई हुई है, इसमें 7-7 लोग बैठा के लेके चले आ रहे हैं सब। बसों में तो लेके आ रहे हैं सब, ट्रेवलर में लेके आ रहे हैं सब। उस पर रोक लगाइए,
उस पर कार्रवाई करिए, और कार्रवाई आप करेंगे। वो जो गाड़ी इंस्पेक्टर वाली, जो चेकिंग वाली गाड़ी है, क्या करने के लिए बैठी है? केवल चेकिंग करने के लिए बैठी हो भी चालक परिचालकों की? क्यों नहीं वही गाड़ी रोक के और प्राइवेट और डग्गा मार वाहनों को पकड़ के अंदर करा देना? हर चौराहे पे हर जगह पुलिस चौकी है, लेकिन नहीं करा पाएंगे ना। दिक्कत यह है कि सिस्टम में नहीं है। चालक परिचालकों को पकड़ेंगे, 1000-2000 पा जाएंगे, 200-400 पा जाएंगे, धमकी देंगे, लिख देंगे बाहर हो जाओगे। तो जो बच्चा 1,50,000 देकर आया वो कहाँ जाएगा? तो सोचता है चलो भाई साहब है कि 1000 रुपये पकड़ा दे, धीरे से अपन काम कर लो। तो ये सब सारी दिक्कतें हैं। लेकिन मैं अपने चालक भाइयों और परिचालक भाइयों से मैं कहूँगा कि ये कहानी अभी मैंने सुबह सुना है तो मुझे दिमाग में है और बैठा हुआ, तो मैं भी बता देना चाहता हूँ। एक घटना है, इस घटना से बस केवल इतना ही समझना है आपको कि आप कौन हैं। आप कष्ट सहने वाले हैं या कष्ट नहीं सहने वाले हैं। एक मूर्तिकार है जो वो 2 पत्थर लेकर आता है, और ये कहानी आपने सुनी होगी, कई जगहों पे सुनी होगी, और हो सकता है कि वीडियो छोड़कर भाग जाएंगे। कई लोग कहेंगे भाई ये तो बकवास करते हैं, लेकिन कहानी में जो सच्चाई है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसको आप समझिए। और हो सकता है कि आप भी उसी कंडीशन में, उसी दूसरे पत्थर की तरह हों। जैसे 2 पत्थर आया, 2 पत्थर में से मूर्तिकार जब मूर्ति बनाना शुरू किया तो मूर्ति बनाने के लिए बहुत काट झाट, छोटे छोटे धीरे धीरे टुकड़ा करना पड़ता है। तो जब वो मूर्ति बनाने लगा तो पत्थर रोने लगा और कहा कि भैया हमको छोड़ दीजिए, हम बहुत कष्ट नहीं सह पाएंगे, हम मूर्ति मत बनाइए हमारा। तो उसने उठाकर उसको किनारे कर दिया। दूसरे पत्थर के पास जब गया मूर्तिकार तो बोला कि क्या मैं मूर्ति आपका बना सकता हूँ, आप इजाज़त देंगे मुझे? तो पत्थर ने कहा ठीक है। वो कहा मैं छीनी हथौड़ी चलाऊँगा तो बड़ा कष्ट होगा। तो उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब मूर्ति बनी और इतनी शानदार मूर्ति बनी और भव्य तरीके से बनी और खड़ी हो गई, तो जब उसको खरीदार आए तो उन्होंने खरीदा उसको, और ये पत्थर किनारे पड़ा हुआ था। तो जब मूर्ति को लेकर गए और वहाँ पे स्थापित कर दिया, तो नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर चाहिए था। तो वो सब बगल में जो मूर्ति रखी थी, जो पत्थर जो नहीं सह पाया था दर्द, उसको लेकर गए, और भगवान कृपा करिए उसी पर रोज़ नारियल फोड़ा जाता है। आप देखते होंगे हर मंदिर के सामने कहीं ना कहीं एक नारियल फोड़ने के लिए अलग से पत्थर रखा गया होगा। तो हम उसी पत्थर की तरह हैं कि जो रोज़ कष्ट सह रहे हैं। हमारे अंदर क्षमता है, हमारे अंदर काबिलियत है, हम चाहें तो आंदोलन करके अपनी लड़ाई लड़ के और अपने हक और अधिकार को पा सकते हैं। लेकिन नहीं, हम उस कष्ट को नहीं सह पा रहे हैं। रोज़ की मर्रा में जो हम 100-50 पा जा रहे हैं उसी में खुश हैं। जो हमको तमाम सुविधाएँ मिल जा रही हैं थोड़ा सा, उसमें हम खुश हैं। तो अपने अंदर के लालच को मारिए और अपने अंदर की जो दर्द पीड़ा है उसको संभाल कर रखिए, और आने वाले समय में हम कैसे उस दर्द और पीड़ा को सहन करके मूर्ति के रूप में स्थापित हो सकते हैं, रेगुलर हो सकते हैं, नियमित हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। बिना आंदोलन के, बिना एकजुट हुए कुछ नहीं हो सकता है मेरे भाई। मैं कहता रह जाऊंगा, आप सुनते रह जाएंगे, और इसी तरह वीडियो चलता रहेगा। वीडियो ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा। लेकिन अगर आप एक बार जग गए और एक बार अपने संगठन को मजबूत कर दिए, अपने लोगों को मजबूत कर दिए, तो परिवहन विभाग में आप एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। और उसका कहीं ना कहीं कारण है कि 80% का 90% संचालन में केवल संविदा चालक प्रचालक हैं। अगर संविदा चालक प्रचालक एकजुट हो गए तो सरकार बदल सकते हैं, पूरे परिवहन विभाग के सिस्टम को बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मादा होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए काबिलियत होनी चाहिए। क्या आप वो पत्थर बनना चाहते हैं कि जिस पर रोज़ नारियल फोड़ा जाए? मैं चाहता हूँ कि आप मूर्ति बने। थोड़ी सी कष्ट परेशानी सही है, हो सकता है 2-4 महीने आंदोलन करना पड़े, 2-4 दिन आंदोलन करना पड़े। आपके सामने तमाम ऐसे लोग निकले हैं आंदोलनों से। आज महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा गांधी के बारे में चर्चा की जाती है, भीमराव अम्बेडकर के बारे में चर्चा की जाती है। उन्होंने संविधान रचा है। कभी कभी आप सुनते होंगे टीवी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, तमाम चैनलों पर देखते होंगे, मांझी के बारे में बात होता है, जिसने पूरे पहाड़ को तोड़कर कहाँ से कहाँ बना दिया। तो हमारे अंदर वो क्षमता है, लेकिन केवल एकजुट नहीं है। और जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए छोड़िए, दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो गया। कुछ लोग बुरा भी मान जाएंगे, गुस्सा भी आने लगे, क्या बकवास करते रहते हैं। तो एक और मिस्त्री साहब की एक घटना घट गई है। अचानक जो है बदायूं की घटना है ये जो है। तो उसमें मिस्त्री साहब गाड़ी बनाकर जो है नीचे बैठे थे, और तब तक दूसरा आदमी आया और गाड़ी बैक कर दिया, अचानक स्टार्ट कर दिया, और मिस्त्री साहब पीछे कुचल गए, उनकी मौत हो गई। तो इस पर बड़ा दुख व्यक्त करते हुए मैं कहूँगा कि सरकार को ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों को कुछ धनराशि देकर उनकी मदद करनी चाहिए, आर्थिक सहायता करनी चाहिए। उनके लड़के को, बच्चे को, बीवी को जो है कम से कम कुछ मदद करनी चाहिए। एक और खबर है जिसमें हमारी परिवहन मंत्री जी ने अभी बयान दिया है, उस पर काफ़ी चर्चा भी हो रही है पूरे हर जगहों पे। आप प्रदेश में कहीं भी चले जाएं, सारी रोडें ख़राब हैं। हाईवे को छोड़कर गांव गूचे में जाइए, रोड ख़राब है, बसें नहीं जा पाएंगी, ना आ पाएंगी। लेकिन उसके बाद भी परिवहन मंत्री साहब कह रहे
कि हर गांव से बस चलेगी। इसी तरह लोहिया बस चली थी, सफल नहीं हुई। तमाम बसें चली और सफल नहीं हुई। आज ग्रामीण सेवा के नाम पे बसें चल रही हैं, केवल कमीशन थाना पूर्ति हो रहा है, वहाँ गाड़ियाँ समय से नहीं पहुँच रही हैं, टिकट बन जा रहा है, तमाम तरह की सुविधाएँ खबरें मिल रही हैं, लेकिन कौन उजागर करेगा। लेकिन मैं कहूँगा अगर आपको हर जगह से जोड़ना है तो पहले अपनी बस स्टेशन की व्यवस्था को सही करिए, अपने बस स्टेशन में पार्किंग की व्यवस्था को सही करिए, गाड़ियाँ समय से न जाएंगी न समय से आएंगी, क्योंकि ग्रामीण सेवा से चलाना आसान नहीं है। वहाँ पे छोटे छोटे टेम्पू कम से कम ले आके छोटे छोटे चौराहों पहुँचा देते हैं और बसों में यात्री लेके चले जाते हैं, लेकिन जब बसें वहाँ रुकेंगी तो न रहने की व्यवस्था है न खाने की व्यवस्था, आप कैसे कर पाएंगे। तमाम 2-4 दिन 10 दिन तो नियम कानून के हिसाब से डर के नाते चालक प्रचालक लेकर चला जाएगा, लेकिन उसके बाद वो नहीं लेकर जाएगा तो ये बसें रुक जाएंगी, परिवहन विभाग को घाटा होगा। तमाम चीज़ें हैं, आप देखते होंगे बहुत सारी गाड़ियाँ, आप तो परिवहन विभाग में खुदे काम कर रहे हैं तो देखते होंगे कई जगहों पे गाड़ियाँ जाती हैं और वापस आती हैं, यात्री नहीं मिलते हैं, तो इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।